वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि हम देख रहे थे, मिश्रण में होता क्या है, जब आप यहाँ से मोल्टन मेटल को पोर करते हो वो एंड तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि उससे पहले ही वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सो इट इज़ अ नॉन प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन ड्यू टू विच मिश्रण हैपन्स। तो प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपका एंड तक जब तक मोल्टन मेटल नहीं पहुंचता तब तक सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी पहले स्टार्ट हो जाता है। उसके पीछे रीज़न है लो फ्लूइडिटी। मोल्टन मेटल की फ्लूइडिटी अगर कम होगी तो वो उतना स्पीड से फ्लो नहीं हो पाएगा। लो पोरिंग टेम्परेचर, रिक्वायरमेंट से कम टेम्परेचर पे आपने मोल्टन मेटल को रखा हुआ है तो वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा। स्लो पोरिंग, बहुत स्लोली पोरिंग हो रहा है, जितने स्पीड से पोरिंग अपने मोल्टन मेटल को करना चाहिए था नहीं कर रहे हो। थिनर क्रॉस सेक्शन ऑफ मोल्ड कैविटी, आपने देखा है कि अगर जितना थिन क्रॉस सेक्शन होता है उतना फास्ट सॉलिडिफिकेशन होता है। सो इट इज़ मे बी ड्यू टू द थिनर क्रॉस सेक्शन। आपने डिज़ाइन गलत बना दिया है मोल्ड कैविटी का, तो इसके वजह से मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ द कैविटी मेटल स्टार्ट सॉलिडिफाइंग। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो पूरे कैविटी के शेप का नहीं मिलेगा, कैविटी का कुछ पार्ट उसमें मिस हो जाएगा, तो उसे कहते हैं मिश्रण। सो दैट इज द मिश्रण। यहाँ तक जाना चाहिए था एंड तक, लेकिन पहले ही सॉलिडिफाई हो गया। इसी तरह का दूसरा डिफेक्ट है जिसे कहते हैं कोल्ड शट। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन। This defect occur when two portion of the metal flows together but no fusion occurs between them due to premature fizzing. इसमें भी प्रीमैच्योर फिजिंग है। जब फ्रीज होना चाहिए पूरा का पूरा कैविटी फिलअप होने के बाद आपका फ्रीजिंग स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर स्टार्ट होता है तो ये दो डिफेक्ट अराइज हो सकते हैं, मिश्रण और कोल्ड शट। इस तरह से देखिए, अब यहाँ मोल्टन मेटल कैसे फ्लो होगा, यहाँ से जाएगा। अब गेट से दोनों तरफ आपकी कैविटी है, नीचे की तरफ भी कैविटी है, तो कुछ मोल्टन मेटल यहाँ से इस तरफ से आएगा और बचा हुआ मोल्टन मेटल इस तरफ से जाएगा। अब एक्चुअली ये दोनों मोल्टन मेटल एक दूसरे के साथ मीट होने चाहिए थे, उसके बाद फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होना चाहिए था। बट इफ इट इज स्टार्टेड बिफोर द टू फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल मीट ईच अदर, then the defect like this will cause, it is called as cold shut. इस डिफेक्ट को हम कहते हैं कोल्ड शट। तो ये दो डिफेक्ट कैसे थे? ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन। ये सॉलिडिफिकेशन डिफेक्ट है। तो हमारे डिफेक्ट हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले तो डिफेक्ट है जो प्रॉपर परमेबिलिटी ऑफ सैंड नहीं है, प्रॉपर वेंटिंग नहीं है, उसके वजह से होने वाले डिफेक्ट थे। और वो क्या रीज़न था? उसमें एक मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है मोल्ड में, उसकी वजह से गैस एंट्रैप्ट होने वाले डिफेक्ट होते हैं। दूसरा टाइप ऑफ डिफेक्ट होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मोल्ड इज नॉट गुड, मोल्ड की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, उसके वजह से भी डिफेक्ट होते हैं। वो कैटेगरी में एक डिफेक्ट आते हैं। कुछ डिफेक्ट आते हैं शिफ्टिंग के वजह से, मोल्ड शिफ्ट हो गया, दोनों पार्ट होते हैं मोल्ड के वो शिफ्ट हो गए, या फिर कोर अपने पोजीशन से शिफ्ट हो गई, तो उसे कहते हैं शिफ्टिंग की वजह से आने वाले डिफेक्ट। एंड सम डिफेक्ट आर ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन आप अचीव नहीं कर पाए बाय डिजाइन, ड्यू टू दैट सम डिफेक्ट अराइज, दैट आर द मिश्रण एंड कोल्ड शट। सो दिस इज कोल्ड शट। नेक्स्ट वन इज श्रिंकेज कैविटी। ये डिफेक्ट तब जनरेट होता है जब आपने प्रॉपर राइजर नहीं दिया है या फिर श्रिंकिंग अलाउंस आपने प्रॉपर नहीं दिया है। कैविटी इन द सरफेस और एन इंटरनल वॉइड इन द कास्टिंग, क्या कहते हैं? कैविटी इन द सरफेस, एक तो आउटर सरफेस पे कैविटी हो सकती है इस डिफेक्ट की वजह से, या इंटरनल कास्टिंग, इंटरनल पार्ट में भी कैविटी हो सकती है, कॉज बाय सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के लिए आप अलाउंस प्रोवाइड करते हो,
ये अगर प्रॉपर अलाउंस नहीं दिया गया है तो ये श्रिंकेज या ये डिफेक्ट जनरेट होता है, जिसे जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की वजह से होता है, दैट रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल प्रेजेंट in the last region to freeze. It is sometimes called as pipe. Proper riser design can solve this problem. ये प्रॉब्लम ना हो या श्रिंकेज कैविटी का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए दो चीज़ें आपको करनी है। एक तो प्रॉपर कैलकुलेटेड श्रिंकेज अलाउंस होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर राइजर डिज़ाइन होनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी श्रिंकेज कैविटी की। इट इज़ लाइक दिस। देखिए ये श्रिंकेज कैविटी, यहाँ मोल्टन मेटल कम पड़ा है। एक्चुअली मोल्टन मेटल यहाँ पे आपका प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ राइजर ना होने की वजह से जब श्रिंकेज हुआ तो इतना मोल्टन मेटल ही आपको कम पड़ा है। अगर यहाँ पर राइजर होता तो राइजर की वजह से ये पूरा फिलअप हो जाता था। ये डिफेक्ट एक तो सरफेस पे हो सकता है इस तरह से, या फिर यहाँ पर भी ये कैविटी जनरेट हो सकती है इंटरनली। ये डिपेंड करता है सॉलिडिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से अगर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है आउटर सरफेस से, तो ये कैविटी सेंटर में होगी। ये हमने डिस्कस किया था डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के वक्त। और अगर सेंटर से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो ये कैविटी आउटर सरफेस पे आएगी। लेकिन अगर आपने प्रॉपर राइजर डिज़ाइन किया है तो ये डिफेक्ट नहीं आएगा, श्रिंकेज कैविटी वाला डिफेक्ट नहीं आएगा। माइक्रोपोरोसिटी, ये फिर से कैसा वाला डिफेक्ट है? इट इज़ ड्यू टू परमेबिलिटी और वेंटिलेशन। नेटवर्क ऑफ स्मॉल void or holes distributed throughout the casting caused by localized solidification shrinkage of final molten metal. माइक्रोपोरोसिटी क्यों जनरेट होती है? ये एक श्रिंकेज ही है, लेकिन पूरे के पूरे सॉलिड का श्रिंकेज नहीं है। एक लोकल पॉइंट पे आपको मेटल कम पड़ा, इसलिए वहाँ पर कैविटी जनरेट हुई है। सो दिस इज एक्चुअली अ श्रिंकेज कैविटी बट ऑफ स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। इट इज लाइक दिस। तो पूरा का पूरा मेटल ही पोरस हो गया, क्योंकि इस तरह से श्रिंकेज नहीं हुआ, एक पोर्शन पे श्रिंकेज नहीं हुआ है। द श्रिंकेज इज हैपन एट मल्टीपल स्पॉट थ्रू आउट द मेटल। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द नॉन प्रॉपर राइजर डिजाइन। अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक देखने हैं, अब तक हमने देखा था सैंड कास्टिंग। अभी तक जितने भी टॉपिक हमने कास्टिंग में देखे हैं उसका मेन एम्फेसाइज किस पे के ऊपर था? सैंड कास्टिंग के ऊपर। बट सैंड कास्टिंग इट नॉट एक्चुअली अ प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर मास प्रोडक्शन। सैंड कास्टिंग आपको कम अमाउंट में प्रोडक्शन करना है, उस केस में ठीक है, आप सैंड कास्टिंग यूज़ कर सकते हो स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी में प्रोडक्शन के लिए। बट व्हेन आपको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है तब आप सैंड कास्टिंग यूज़ नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्शन चाहिए, क्वालिटी इज़ नॉट टू बी रिक्वायर्ड वेरी गुड, उस केस में आप सैंड कास्टिंग यूज़ कर सकते हो। इफ़ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज excellent or very good, then you have to use special casting processes. उस समय आप सैंड कास्टिंग यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि सैंड कास्टिंग से एक्सेप्शनल क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। जब आपको सरफेस फिनिश बहुत अच्छा चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, डायमेंशनल टॉलरेंस बहुत अच्छा चाहिए, उस केस में जो कास्टिंग प्रोसेसेस आपको यूज़ करने पड़ते हैं उसे कहते हैं स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस। सो दीज कास्टिंग प्रोसेसेस आर एक्चुअली यूज फॉर achieving better quality, higher production rate, good surface finish, better tolerances, etc. तो ये प्रोसेसेस अब हमें देखना है। सो दीज ऑल आर नॉट द सैंड कास्टिंग प्रोसेसेस। उसमें से बहुत कम प्रोसेसेस है जिसमें सैंड एज अ मोल्डिंग मटेरियल यूज होता है। सो लेट्स सी द फर्स्ट और स्पेशल सैंड प्रोसेसेस इन विच the first process is called as investment casting. हमने पहले यूनिट में जब टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल देखा था,
तो उसमें हमने वुडन, मेटेलिक, प्लास्टिक, इस तरह के बहुत सारे मटेरियल देखे थे। और लास्ट में एक मटेरियल देखा था, वो था वैक्स। सो वैक्स एज अ पैटर्न मटेरियल जिस कास्टिंग प्रोसेस में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, उस इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्यों कहते हैं ये थोड़ी देर में हम देखेंगे। द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, क्योंकि वैक्स एज अ पैटर्न मटेरियल यूज होता है और इन दिस प्रोसेस पैटर्न इज लॉस्ट। जनरली क्या होता है, मोल्ड लॉस्ट होता है। पैटर्न वही हम दूसरा मोल्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, पैटर्न कभी लॉस्ट नहीं होता हमारा, अब तक हमने जो भी प्रोसेसेस देखी है। लेकिन इस केस में आपका पैटर्न लॉस्ट हो जाता है। एक मोल्ड के लिए आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, यानी एक पैटर्न से एक ही मोल्ड बन सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, क्योंकि वैक्स से पैटर्न बनता है और वो पैटर्न हम रीयूज नहीं कर सकते। द प्रोसेस बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ वैक्स रेप्लिका और पैटर्न्स ऑफ द डिजायर्ड शेप ऑफ द कास्टिंग। पैटर्न से वैक्स से पैटर्न बनाना ये पहली स्टेप हो गई आपकी इस प्रोसेस में, जो भी रिक्वायर्ड शेप है आपका। वन पैटर्न इज नीडेड फॉर एवरी कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस। एक पैटर्न एक कास्टिंग के लिए लगेगा, क्योंकि पैटर्न फिर से यूज नहीं होगा। द बेसिक स्टेप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेसेस आर, अब ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होती है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बनाने के लिए। ये तो हमें पता चल गया कि पैटर्न वैक्स का बनता है और वो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्चुअली ये प्रोसेस है क्या, ये देखेंगे हम। सो फर्स्ट स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ हीट डिस्पोजेबल वैक्स, प्लास्टिक और पॉलीस्टीरीन पैटर्न। देखिए, इसे ज़रूर हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, लेकिन ऐसा कोई भी मटेरियल आप पैटर्न बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो जो हीट डिस्पोजेबल है। अगर उसे हीट अप्लाई करते हो तो वो डिस्पोज हो जाता है। इस तरह के कौन से मटेरियल है, वैक्स। वैक्स को अगर आप हीट अप्लाई होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर आप उसे रिमूव कर सकते हो। प्लास्टिक, जो प्लास्टिक जिसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इस तरह के प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन अगर हमारे नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में कहे तो जिसे कहते हैं थर्माकोल। थर्माकोल भी आप जला के देख सकते हो, उसे अगर आप जलाते हो तो वो बहुत कम क्वांटिटी में बचा रहेगा या पूरी तरह से वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तो थर्माकोल भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं पॉलीस्टीरीन। तो इन तीन चीज़ों से आप पैटर्न बना सकते हो इस प्रोसेस में, दैट इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में। द पैटर्न्स आर प्रिपेयर्ड बाय, अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे इसमें जनरली हम वैक्स यूज़ करेंगे, लेकिन आप ध्यान में रखना कि ये तीनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें कैसी है, हीट डिस्पोजेबल है। सो दीज आर पैटर्न इंजेक्ट प्रिपेयर्ड बाय इंजेक्टिंग वैक्स और पॉलीस्टीरीन इन अ मेटल डाइज। इस तरह के डाइज होते हैं, जो रिक्वायर्ड शेप आपको चाहिए उस डाई में आप क्या करते हो, पहले जो भी मटेरियल है आपका पैटर्न का उसे इंजेक्ट करते हो, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, इस तरह का पैटर्न मिलेगा। ये मेटल का डाई है, इसमें आपने वैक्स पोर किया या फिर प्लास्टिक या फिर पॉलीस्टीरीन, और आपको फाइनली इस तरह का पैटर्न मिला। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पैटर्न बना लेंगे और उसे एक सिंगल शाफ्ट पे असेंबल करते हैं, और इसे हम कहते हैं गेटेड पैटर्न। एक्चुअली आपको जो ऑब्जेक्ट बनाना था वो क्या है, वो ये ऑब्जेक्ट है। इस तरह के हमने बहुत सारे पैटर्न बना लिए सेम ऑब्जेक्ट के, टू बी प्रिसाइज 8 नंबर। इस केस में 8 हमने टोटल छोटे छोटे पैटर्न बना लिए, और उस पैटर्न को एक सेंटर स्प्रू के सराउंडिंग में हमने कनेक्ट कर दिया। क्योंकि ये वैक्स से बने हुए हैं, ये बहुत इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस कंप्लीट असेंबली को या छोटे छोटे पैटर्न के असेंबली को हमने देखा है ऑलरेडी टाइप्स ऑफ पैटर्न में। इट इज़ कॉल्ड एज गेटेड पैटर्न। तो ये गेटेड पैटर्न है आपका। सो असेंबली ऑफ दिस पैटर्न ऑन टू अ गेटिंग सिस्टम। तो एक सिंगल सेंट्रल गेटिंग सिस्टम लेते हैं हम और उसके सराउंडिंग में पैटर्न लगाते हैं। द नंबर ऑफ पैटर्न्स आर अटैच
to a central wax sprue to form a assembly. ये पूरा का पूरा लेकिन किससे बना होगा? वैक्स का ही बना होगा सारा असेंबली। तो छोटे छोटे पैटर्न इस सेंट्रल स्प्रू के पर हम क्या करेंगे? अटैच करेंगे। सो दिस इज कंप्लीटली कॉल्ड एज गेटेड पैटर्न। नाउ थर्ड स्टेप, अब इसे क्या करेंगे हम? इन्वेस्टिंग। इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो इन्वेस्टिंग ये प्रोसेस ये थर्ड स्टेप में आती है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिंग और कवरिंग द पैटर्न असेंबली विथ अ रिफ्रैक्टरी स्लरी। रिफ्रैक्टरी मटेरियल की एक स्लरी बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थीन स्लरी होती है, और पूरा का पूरा ये गेटेड पैटर्न हम उसमें डिप करते हैं उस स्लरी में। द मोल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय सराउंडिंग द पैटर्न विथ रिफ्रैक्टरी स्लरी दैट कैन सेट एट रूम टेम्परेचर। इस रिफ्रैक्टरी स्लरी में हम उस पूरे पैटर्न को डिप करते हैं और उसका एक कोटिंग पैटर्न के सराउंडिंग में आपको उसका कोटिंग बन जाएगा। ये प्रोसेस तब तक रिपीट किया जाता है कंटिन्यूसली, यानी डीप होना, फिर उसे फिर ड्राई होने देते हैं, फिर से डीप करते हैं, फिर ड्राई होने देते हैं, जब तक रिक्वायर्ड थिकनेस नहीं अचीव होती है। पैटर्न के ऊपर स्लरी की रिक्वायर्ड थिकनेस की लेयर जब तक नहीं बनती तब तक ये प्रोसेस रिपीट की जाती है। ड्राइंग, अगेन डिपिंग, अगेन ड्राइंग, अगेन डिपिंग, लाइक दैट। सो आफ्टर रिक्वायर्ड थिकनेस इज ऑब्टेन्ड, फिर क्या करते हैं हम फोर्थ स्टेप में? मेल्टिंग द पैटर्न असेंबली टू रिमूव द पैटर्न मटेरियल। वैक्स है, प्लास्टिक है, या फिर पॉलीस्टीरीन है, जो भी है, हम पूरे के पूरे असेंबली को इन्वर्टेड पोजीशन में रखते हैं, उसे हीटअप करते हैं। हीट के वजह से अंदर का जो पैटर्न मटेरियल है वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा और स्प्रू के जरिए वो पूरा का पूरा हम बाहर की तरफ रिमूव कर लेंगे, जैसे यहाँ पर आपको एनिमेशन में दिख रहा है। सो melting the pattern assembly to remove the pattern material. The mold is then heated so that pattern melt and flows out, leaving a clean cavity behind. तो जो स्लरी आपने पैटर्न के ऊपर ड्राई की थी वो स्लरी बस बची रहेगी, तो आपको एक शेल मिलेगा जैसे शेल मोल्डिंग में मिलता था, लेकिन इसमें आपको उतनी सारी प्रोसेस नहीं करनी है। तो उसी तरह का एक शेल आपको मिलेगा, जो कैविटी मिलेगी वो कैविटी उसी तरह से मिलेगी। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सिंपल। आपको कैविटी मिल गई है। द मोल्ड इज फर्दर हार्डन्ड बाय हीटिंग एंड देन मोल्टन मेटल इज पोर्ड व्हाइल इट इज स्टिल हॉट। बेक किया जाएगा ताकि वो थोड़ा हार्ड बन जाए, नहीं तो मोल्टन मेटल की वजह से वो ब्रेक हो सकता है। तो उसे हीट करके थोड़ा हार्डन करेंगे और बाद में मोल्टन मेटल को उसमें पोर करेंगे। नेक्स्ट सिक्स स्टेप, नॉकआउट। जैसे ही सॉलिडिफाई हो गया, व्हेन द कास्टिंग इज सॉलिडिफाइड द मोल्टन मेटल इज ब्रोकन एंड द कास्टिंग इज टेकन आउट। जो छोटे छोटे आपने पैटर्न बनाए थे पहले, उसकी आपको रिक्वायर्ड कास्टिंग फाइनली सॉलिडिफिकेशन के बाद मिल जाएगी। आपको उसे ब्रेक करके रिमूव करना पड़ेगा, मशीनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ये टोटल 6 स्टेज में आपके इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है। Now, before going for the advantage, let's see one actual video of investment casting. Watch carefully. The stage of the process is to produce an exact replica or pattern of the required casting. This is made by injecting wax into a die. The wax pattern is then assembled. ये प्लास्टिक का मोल्ड है। Feeder system. Each assembly or tree. ये पैटर्न है, एक्चुअली प्लास्टिक के पैटर्न है। ये एक सिंगल गेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे हैं? अटैच कर रहे हैं। आफ्टर अटैचिंग इट इज डीप इनटू द स्लरी। सिंगल गेटिंग सिस्टम के ऊपर पैटर्न लगाए पहले, बाद में उसे स्लरी में डीप कर रहे हैं। फिर उसे ड्राई करेंगे।
After drying, this coating process or investment process is repeated several times, building a shell mold thickness ड्राई करने के बाद फिर से to the डीप size करेंगे, of casting and फिर metal से to ड्राई be करेंगे. cast. ये प्रोसेस रिपीट की जाती है ताकि प्रॉपर थिकनेस आपको मिल सके. Wax is melted out अब in a उसे steam एक ओवन में हीट किया जाता है ताकि मटेरियल पूरी अंदर का जो पैटर्न मटेरियल है वो रिमूव हो जाए. molds are fired at over 1 सो नाउ इट इज हीटेड एंड पैटर्न मटेरियल इज कम्प्लीटली रिमूव. अब आपको क्या मिलेगी? बस कैविटी, एक शेल मिलेगा और कैविटी मिलेगी. अब इस कैविटी में मोल्टन मेटल को पोर किया जाता है. the molds whilst they are still hot, enabling the metal to run into thin wall sections. And casting process is completed. After cooling, the ceramic shell mold Just is allow it to solidify and break the mold. and each casting is cut from the feeder system. The castings are carefully fettled, blasted and heat treated. A setting operation may also be required. Material testing, X-ray, dye penetrant or machining can then be carried out if required. So this is the quality product which are obtained by investment casting. बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट भी आप इस मेथड से बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो. ये मेथड थोड़ी कॉस्टली है, बट द क्वालिटी ऑफ casting which is obtained by investment casting is very very good. The highest quality product can be obtained by this method. So let's see the advantages. Machining can be largely reduced or eliminated since tolerance close to 0.1 millimeter and surface finish of around 1 to 5 micron are possible. These values are very very high values. It is comparable to the shell molding. जैसे शेल मोल्डिंग में बहुत हाई टॉलरेंस मिलता है और सरफेस फिनिश बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है कि मशीनिंग बहुत कम करनी पड़ती है और कभी कभी करनी भी नहीं पड़ती. इट इज़ कम्प्लीटली गेट एलिमिनेटेड. सो फर्स्ट एडवांटेज इज वेरी हाई टॉलरेंस, वेरी गुड सरफेस फिनिश. एक्सट्रीमली थिन सेक्शन अप टू 0.75 मिलीमीटर कैन बी कास्ट. देखिए, अगर आप 0.75 मिलीमीटर का पैटर्न बनाते हो तो वो आप सैंड से कभी रिमूव नहीं कर पाओगे. मतलब सैंड कास्टिंग से 0.75 मिलीमीटर का थिकनेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता. बट दिस मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड द रिमूवल ऑफ पैटर्न. आपको कैविटी से पैटर्न को रिमूव ही नहीं करना है, आपको बस उसे एक ओवन में डालना है, पैटर्न मेल्ट होके खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा. सो दैट्स वाई वेरी स्मॉल थिकनेस ऑब्जेक्ट कैन बी कास्टेड यूजिंग दिस मेथड. और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो वो आप इस मेथड से बना सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पैटर्न रिमूव नहीं करना है. आपको पैटर्न रिमूव ही नहीं करना है. तो जो ऑब्जेक्ट शेल मोल्डिंग से भी नहीं बन सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनते हैं. तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप, एनी कॉम्प्लिकेटेड शेप, एनी कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस मेथड ओनली. तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट के लिए एक ही मेथड आपके पास अवेलेबल है, वो है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. Complex shape part that cannot be obtained by other processes can be easily made easily without any problem. इस मेथड से आप कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो पार्ट बना सकते हो. साउंड एंड डिफेक्ट फ्री कास्टिंग कैन बी मेड. इस मेथड से आपके कास्टिंग में कोई डिफेक्ट नहीं आता है और बहुत सॉलिड हाई क्वालिटी कास्टिंग आपको मिलती है. सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल साइज कास्टिंग, क्योंकि गेटेड पैटर्न जनरली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो लार्ज साइज कास्टिंग तो नहीं बन सकती. लेकिन मास प्रोडक्शन में अगर आपको बहुत छोटे छोटी पार्ट बनाने हैं जिसकी क्वालिटी बहुत हाई रिक्वायर्ड है, इस केस में ये आपके पास सबसे बेस्ट मेथड है. बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस तो हमने देख ली, मेथड देख ली. डिसएडवांटेज क्या है?
अनसुटेबल फॉर कास्टिंग ऑफ मोर देन 5 kg वेट। 5 kg से ज़्यादा के साइज की कास्टिंग या लार्ज कास्टिंग आप इस मेथड से नहीं बना सकते हो। इसी तरह का प्रॉब्लम शेल मोल्डिंग में भी था, साइज पे लिमिटेशन था, यहाँ पर भी है, क्योंकि जहाँ आप मेटल को पोर कर रहे हो वो एक थीन कैविटी है, उसे बैकअप कुछ भी नहीं है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा वेट की कास्टिंग यहाँ पर नहीं बना सकते हो, नॉट मोर देन 5 kg वेट। प्रिसाइज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ कास्टिंग। कोई भी ये मेथड से कास्टिंग नहीं कर सकता, बिकॉज हाई प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पैटर्न, assembling them by applying the slurry, drying it, removal of pattern and pouring of metal। हर स्टेज में बहुत प्रिसीजन रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज कॉस्ट ऑलरेडी ज़्यादा है, आप अगर इसमें कुछ गड़बड़ कर देते हो या प्रिसीजन नहीं रखते हो तो आपको फॉल्टी प्रोडक्ट मिलेगा और इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। एक्सपेंसिव देन अदर मेथड्स, बाकी मेथड से कॉस्टली है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द मेजर एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ये कास्टिंग जनरली कहाँ पर यूज़ होती है, क्योंकि कॉस्टली मेथड है तो हर जगह पर आप यही मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो कहाँ पर इकोनॉमिकल होगा ये यूज़ करना। टू फैब्रिकेट डिफ़िकल्ट टू मशीन एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क अलॉयज इनटू हाईली कॉम्प्लेक्स शेप सच एज हॉलो टर्बाइन ब्लेड। टर्बाइन ब्लेड आपने देखे नहीं होंगे, या देखे होगे तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो टर्बाइन ब्लेड, उसका शेप देख लीजिए। उतना कॉम्प्लेक्स पार्ट आप इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से इजीली बना सकते हो। टंगस्टन अलॉय है जो बहुत हार्ड मटेरियल है, जिसका मशीनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर बहुत हार्ड मटेरियल तो उसका मशीनिंग आप इजीली नहीं कर पाते हो, तो उस तरह के मेटल की भी आप इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बाद आपको इतनी अच्छी सरफेस फिनिश मिलेगी कि मशीनिंग रिक्वायर्ड ही नहीं होगी। तो हार्ड टू मशीन या डिफ़िकल्ट टू मशीन और डिफ़िकल्ट टू वर्क अलॉयज, और उसका कॉम्प्लेक्स आपको पार्ट बनाने हैं, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज अ सूटेबल या ओनली मेथड विच इज अवेलेबल। इन डेंस्ट्री एंड सर्जिकल इम्प्लांट्स, डेंस्ट्री मतलब दांतों का जो ढांचा बनता है, परमानेंट इम्प्लांट दांतों का, उसके लिए ये मेथड सूटेबल है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। सर्जिकल इम्प्लांट, नी रिप्लेसमेंट है, बोन में स्क्रू डाले जाते हैं, उस तरह के पार्ट क्योंकि बॉडी के अंदर लगने वाले हैं, उस पर बॉडी का पूरा वर्किंग डिपेंड होता है, इट रिक्वायर्ड वेरी हाई प्रिसीजन। वहाँ कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट चाहे कितना भी हो, प्रिसीजन या डायमेंशन बहुत एक्यूरेट होने चाहिए, सरफेस फिनिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो पार्ट आपके बॉडी के अंदर लगने वाला है, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ही यूज़ करना पड़ता है। फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड आर्ट कास्टिंग, ज्वेलरी आपने देखी होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप की होती है, वो बाकी किसी मेथड से पॉसिबल ही नहीं है। एक तो उसका थिकनेस बहुत कम होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और दूसरा जिस मेटल से आप बनाते हो वो बहुत कॉस्टली है, तो वहाँ कॉस्टली मेथड यूज़ भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय आप इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज़ करते हो। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग अभी नहीं देखते, तो यहीं पे आज हम रुक जाएंगे। आज कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से 2 पार्ट में वीडियो बनाए, तो दोनों पार्ट ज़रूर देखिए आप। सो लेट्स एंड आवर क्लास हियर। थैंक यू।